हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तीसरे चरण के बारे में। और दोस्तों, आज इस टॉपिक में सिर्फ वाणिज्यवाद के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब घर में रहें। कोरोना फैल चुका है, हर तरफ कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, हो सकता है आपके गली में भी हो। खैर वो छोड़िए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक जो वाणिज्यवाद से संबंधित है। वाणिज्यिक क्रांति तथा जो है इसके द्वारा उत्पन्न व्यापारिक पूंजीवादी प्रथा तथा दुनिया के यूरोपीयकरण के दौरान यूरोपीय राज्यों की सरकारों ने खास तरह की क्रांति अपनाई, जिसे वाणिज्यवाद कहा जाता है। यानी वाणिज्य क्रांति, आप एक वाणिज्य क्रांति जो वाणिज्यिक तौर से जो पूंजीवादी प्रथा शुरू हुआ था और बाहरी यूरोपीय देश जब यूरोपीकरण हो रहा था, पूरे संसार में यूरोप की माया छा रही थी, हर तरह से उसकी जलवे बिखेर रहे थे, तो सरकार ने एक नया प्रथा शुरू किया, उसे वाणिज्यवाद कहते हैं। इसको मैं यदि एक खास तौर पे कहूँ, मोटे तौर पे यदि मैं कहूँ, तो वाणिज्यवाद का अर्थ होता है आर्थिक राष्ट्रवाद, अर्थात राज्य की आर्थिक जीवन तथा उद्योग धंधे संबंधित कार्य तथा व्यापारिक क्रियाकलापों का सरकार द्वारा नियमन होता है। कार्य जो होता है वो आर्थिक तौर पे हम ही लोग के द्वारा किया जाता है, व्यापारिक वर्ग के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन सरकार द्वारा नियमन भी किया जाता है। तो दोस्तों, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में या उसके के क्षेत्रों में पूंजीपति एवं कामगारों के बीच भी विभाजन देखा जो स्पष्ट होने लगी तथा यूरोप का हस्तक्षेप जो है बहुत ज़्यादा और बहुत मोटे तौर पे होने लगी। दोस्तों, यदि बात किया जाए तो उस समय जो बाल्टिक खीना है ना, बाल्टिक सागर के तटीय और अटलांटिक महासागर के तटीय राष्ट्रों के बीच में इस तरह की जो है वाणिज्यवाद काफ़ी चरम उत्कर्ष पे थी। ठीक है, एक छोटी सी बात होती कि वाणिज्यवाद का उद्भव क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, तो मैं बताता हूँ। वाणिज्यवाद का उद्भव में सिर्फ राजाओं की भूमिका ही नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े व्यापारियों ने भी इसका समर्थन किया। यूरोप के मध्यवर्ग राज्य के द्वारा जो है संपोषित व्यापार से फायदा उठाना चाहा और वैसा हुआ भी। अतः उसने राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में राज्यों के बढ़ते नियंत्रण का समर्थन किया। वाणिज्यवाद का इन शॉर्ट यदि उदय काल का समय बताएं तो 1600 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। यद्यपि इसकी कुछ विशेषताएं 1800 ईस्वी तक कायम रही। सिर्फ डच सरकार, याद रखिएगा, सिर्फ डच सरकार ने वाणिज्यवाद को नहीं अपनाया। कौन सी सरकार ने? डच सरकार ने वाणिज्यवाद को नहीं अपनाया। तो ये क्वेश्चन खैर इंपॉर्टेंट भी है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, यदि एग्जाम संबंधित है तो बेटर है, नॉलेज तो रखना जरूरी है। वाणिज्यवाद का एक पहलू राज्यों द्वारा सोना चांदी के संचयन की अनवरत कोशिश था। सोना चांदी का संचयन इन लोगों का एक सबसे खास मुद्दा हो गया था। इस मुद्दे को ये लोग ने बुलियानवाद भी कहते थे या बुलियानवाद भी कहा जाता था। इसका अर्थ यह था कि किसी देश की संपन्नता देश के अंदर जमा सोना चांदी पर निर्भर करती है। जिस देश के पास जितना ही अधिक सोना चांदी का खजाना होगा, वह देश उतना ही अधिक संपन्न होगा। यह काम राज्य के खजानों का संचयन करके तथा वैभवशाली तथा दुस्साहसी नागरिकों के निजी संचालन को बढ़ावा देकर भी किया जा सकता था। राज्य की सरकारों को हमेशा धन की जरूरत पड़ती थी। हाँ भाई, राज्य यदि चलाना है तो धन तो चाहिए। उसके व्यय में अनवरत वृद्धि हो रही थी, अतः सोना चांदी के लिए उनकी भूख बढ़ती जा रही थी, एकदम बढ़ती जा रही थी। सोना चाहिए, चांदी चाहिए। मुद्रा की क्रय जो है शक्ति में गिरावट आ गई, जिससे कि राजाओं की भूख और बढ़ गई। अपने को मुख्य तौर पे स्थापित करने के लिए उन्होंने कई सारी कदम भी उठाई। धीरे धीरे सोना चांदी के संचयन पर आधारिकता बल देने लगी और बहुत सारी नीति आने लगी। इतनी नीति आने लगी कि बस किसी न किसी तरह से कोई न कोई कारण से सोना को जमा करना इन लोगों की एकमात्र ऑप्शन रह गया था।
कुछ एक मुद्दे को और मैं लेके चलता हूँ। इंग्लैंड के लोग कहते थे कि गरीबों को काम पर लगाओ, समझ रहे हैं ना, जिससे देश की उद्योग धंधों की कर्मशाला बन जाए, लोगों की अकर्मता दूर हो, भिक्षावृत्ति बेकारी खत्म हो, नए उद्योग धंधे खुले, नई तकनीक विकसित हो, कच्चे माल के बदले कारखानों का निर्माण हो, साज सामान के निर्यात बढ़े, गरीबों की रोजी रोटी देने वाली सौदागर समुदाय को मदद मिले। आवश्यक कच्चा माल छोड़कर अन्य सभी सामग्रियों का निर्यात जो है इन्होंने बंद कर दिया, और जिसकी आवश्यकता बहुत अधिक थी उसकी निर्यात को उन्होंने कम कर दिया। बंद नहीं किया तो कम किया। और इससे क्या किया, उन्होंने अपने आप को संतुलित करना चाहा। देश में सोना चांदी की आमद हो, यह सारा काम राष्ट्रव्यापी स्तर पर होने लगा। इस कारण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वाणिज्यवाद का लगभग यही काम था, जो नए राजतंत्र राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कर रहे थे। सामाजिक आर्थिक जीवन अब नगर स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया था। मतलब अब नुक्कड़ गली नहीं होता था, अब देश के लेवल पे होता था। मतलब SGST नहीं चलता था, अब तो GST चलता था। पता है ना आपको, GST 2 भाग में है, CGST SGST, पता ही होगा, आप लोग समझदार हैं। तो अब एक GST हो गया। यदि इस संबंध में कुछ तथ्य का स्पष्टीकरण करें और यदि आवश्यक है तो अब तक जो मैंने आपको बताया है कि सोना चांदी का संचयन वाणिज्यवाद का एक मुख्य प्रेरक तत्व था, परंतु समस्या उन देशों के लिए थी जिनके पास सोना चांदी का स्रोत तो था नहीं। इस प्रश्न का उत्तर में वाणिज्यवाद का समर्थक कहते थे कि भैया जब आपके पास सोना चांदी नहीं है तो कोई नहीं है, होता है, बहुत जगह होता है, तो एक काम करो, आप जो है, चूंकि आपके पास तो सोना नहीं है तो आपके पास तो ऑप्शन भी नहीं है। और समस्या यह है कि वाणिज्यवाद उसे ही अच्छा कहा जाता था जिसके देश के खजाने में सोना चांदी बहुत अधिक होता था। अब करें तो करें क्या, समस्या तो घिर गई। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि भैया आप उनके साथ व्यापार करें, उन देश के साथ व्यापार करें जिनके पास सोना चांदी की पर्याप्त मात्रा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो आप उससे करें। तो क्या होगा कि आप अपनी धन, अपनी समृद्धि उसको दीजिएगा, उसके बदले आपको सोना चांदी जो है वो देगा। इससे क्या होगा, आपकी सोना चांदी की मात्रा बढ़ जाएगी, उसकी धन की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसी तरह जो है संतुलन कायम हो जाएगा। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है 3 मुख्य उपाय जो है किया गया, और वो ये ऐसे है कि पहला उपाय है कि आयात की मात्रा को कम करने के लिए उच्च सीमा शुल्क तथा कुछ वस्तुओं की आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया कि भैया यदि ये वस्तु है और हमें इसके बिना हम नहीं रह सकते तो ठीक है, लेकिन यदि कोई वस्तु है और बिना मतलब का, वो बिना तरीके से वो आ रहा है और उसकी हमारी आवश्यकता नहीं है, तो वो वस्तु पर रोक लगा दिया गया था, और लगा देना ही पहला नियम था। दूसरा, निर्यात पर उदार छूट। यदि हम कोई चीज़ को निर्यात कर रहे हैं, यहाँ से कहीं और भेज रहे हैं, तो उसमें विशेष छूट मिलनी चाहिए, उसमें कम से कम लगे ताकि छोटे व्यापारी को जो है उससे फ़ायदा मिल सके। उत्पादकों को व्यापक प्रोत्साहन मिले ताकि अपने देश के व्यापारी के पास विदेश में बेचने के लिए अधिक से अधिक माल हो। वाणिज्यवाद के सिद्धांत और विशेषताएं बहुत है, लेकिन इनमें 3 है जो इसके बारे में मैं बात करूंगा। एक है आर्थिक राष्ट्रवाद, उसके बाद दूसरा है पैतृक, और तीसरा है साम्राज्यवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद का अर्थ है आत्मनिर्भर राष्ट्र का आदर्श, नए उद्योगों को प्रोत्साहन, निर्यात में वृद्धि और कम से कम आयात आर्थिक राष्ट्रवाद का मूल मंत्र है। दोस्तों, एक खास बात करनी थी आपको कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये विश्व इतिहास से संबंधित है, और यदि आपको समय मिलता है और अगल बगल यदि बुक स्टोर है, यदि संपर्क में है, तो विश्व इतिहास का सर्वेक्षण एक किताब है इस नाम से, जिनके लेखक जो है दीनानाथ वर्मा और शिव कुमार सिंह जी हैं। ये भारतीय भवन यानी PND के द्वारा प्रकाशित बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, और इसी से मैं शायद कह सकते हैं कि 95% मैं वीडियो इसी से बना रहा हूँ। अभी इसी पे काम कर रहा हूँ, इसी के कुछ पॉइंट को ले रहा हूँ। ये आइडिया मेरे नहीं है, ये उनके आइडिया हैं, मैं उसे सिर्फ ऑडियो और वीडियो के रूप में आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर भी
यदि आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हम लोग तो अपनी स्टडी को अंजाम दे ही रहे हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा मुद्दा से भटक गया था, तो खैर वापस मुद्दा पे आते हैं कि हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रवाद जो है वो क्या होता है, तो आत्मनिर्भर है, देश का वो आत्मनिर्भर समाज होता है राष्ट्रवाद। वाणिज्यवाद कह सकते हैं ना, वाणिज्यवाद के समर्थकों का यह भी तर्क है कि सरकार को जनता के सजग अभिभावक के रूप में काम करना चाहिए। यदि जनता कहीं गलत हो रहा है, जनता के द्वारा कुछ छूट रहा है, तो उसे वो अधिकार होनी चाहिए, वो सरकार को वो सारी कहते हैं ना उसकी बाइंडेशन, उसकी वो अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो जनताओं के लिए कुछ ना कुछ करे। और उसका नतीजा आज हम देख भी रहे हैं कि यदि हमारे रोड टूटा हुआ है, पुल टूटा हुआ है, गाड़ी ध्वस्त है, यातायात, स्कूल, विद्यालय, हॉस्पिटल, सारे के सारे चीज़ ये सरकार द्वारा जो है अरेंज किया जाता है। अलग बात है कि उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम पे निर्भर है। दूसरी मुद्दा है पैतृकवाद। पैतृकवाद के बारे में तो क्या कहें, ये आजकल जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटी को दांव पे लिया जा रहा है। अभी हाल में ही हमारे बहुत ही चहेते जो सुपरस्टार थे, क्या नाम था उनका, सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अपने इस दुनिया को छोड़ के अन्य दुनिया में चले गए, हम लोग को अकेला छोड़ के। उसमें मुद्दा उठ रहा है कि नेपोटिज्म के चलते वो ऐसा हुआ, वो डर गए। तो नेपोटिज्म यानी परिवारवाद। अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, सोचो कि आपके पास 100 एकड़ ज़मीन हो और उस 100 एकड़ में से आपका बेटा थोड़ा सा दिमागी रूप से मरीज हो, यानी पागल टाइप का हो, और एज अ सडन कोई आएगा और बोलेगा कि भैया आपका बेटा जो है ये तो चलाने के योग्य नहीं है, तो एक काम कीजिए, आप मुझे दे दीजिए, मुझे ये संपत्ति दे दीजिए, मैं चलाऊंगा अपने ढंग से। तो क्या आप दे सकते हैं? शायद नहीं दे सकते, शायद क्या कंफर्म नहीं दे सकते। आपका कहना होगा मेरा बेटा पागल है इसीलिए तो मैं उसको दे रहा हूँ। जब हमारी बात आती है तो हम मुकर जाते, तो दूसरे के ऊपर उंगली न। ये पैतृकवाद जो है ये हर तरह से पूरे संसार में लागू होता है, स्वाभाविक बात है। अब अंबानी का बेटा दूसरे को तो अंबानी अपने बेटे को छोड़कर दूसरे को तो रियासती का अध्यक्ष नहीं बना सकता, है ना। तो पैतृकवाद की नीति दया और जो न्याय की भावना पर आधारित बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक उसका संबंध नहीं है। बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है राज्य का एक ठोस आर्थिक आधार प्राप्त करना, ताकि युद्ध और अन्य मौक़ों पर राज्य को एक स्वच्छ, संपन्न और बहुसंख्यक जनता का समर्थन मिल सके। इनको अंत में वाणिज्यवाद के जो समर्थकों का जो है साम्राज्य स्थापित करने का तर्क प्रस्तुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उपनिवेशों का प्रयोग और मुझे लगता है कि इसके आगे बनाऊंगा तो वीडियो छोटा पड़ जाएगा, तो यहीं तक रहने देता हूं। आप याद रखिएगा कि मैंने कहाँ तक बनाया, स्थापित करने का तर्क प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसके आगे अगला एपिसोड में बनाऊंगा, अगली बार वीडियो बनाऊंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि आप किसी न किसी तरह से घर में सेफ रहें, हैं। गुस्सा यदि निकालना हो तो मेरे वीडियो को गाली भी दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ घर में रह के आप सुरक्षित रहिए, देश सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। प्लीज़ कोई यदि मुद्दा हो जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो लिखें, मैं 100% आपकी मदद ज़रूर और ज़रूर ही करूँगा। धन्यवाद।